आज हमको पढ़ना है चैप्टर 14 है हिमालय की एक घटना। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। आप लोग ध्यान से समझिए, इसको एक स्टोरी जैसे समझिए। ये किसने लिखी है? ये हिमालय की एक घटना कौन बता रहा है? ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है ना, कौन है प्रथम प्रधानमंत्री पता है आप लोगों को? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्होंने एक उनके साथ जो घटना हुई है, हिमालय जब वो जा रहे थे तो हिमालय की एक घटना उन्होंने हमको बताई है पत्र के माध्यम से। वो लिखते हैं कि ये कब की बात है? 1916। उस समय गर्मी में इन लोगों ने क्या किया, कुछ महीने इनने कश्मीर में बिताए थे और परिवार को श्रीनगर में ही छोड़ दिया था। चचेरे भाई के साथ कई हफ्तों तक ये कहाँ घूमते रहे? पहाड़ों में घूमते रहे और लद्दाख रोड तक बढ़ते चले गए, मतलब ये चलते जा रहे थे। इन्होंने संसार के उच्च, अभी आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए, फिर समझने के बाद आप बाद में चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना। इस चैप्टर से बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। इन्होंने क्या किया, संसार के उच्च प्रदेश की उन सक्रिय और निर्जन घाटियों में जो तिब्बत के मैदान की तरफ ले जाती हैं, घूमने का इनका ये पहला अनुभव था। मेरा जो आ रहा है ना, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने लिए लिख रहे हैं। जोजिला घाटी, एक घाटी पड़ी जोजिला घाटी, उसको इन्होंने देखा। एक तरफ नीचे की और पहाड़ियों की घनी कैसी थी, हरियाली थी, और दूसरी तरफ रूखी कड़ी चट्टानें थी। और ये हम उस घाटी की सकरी तह के ऊपर चढ़ते चले गए। ये कहाँ? वहां पर चढ़ते जा रहे थे, जिसके दोनों ओर क्या थे? पहाड़ थे। कौन कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी थे और उनका एक चचेरा भाई था। एक तरफ बर्फ से ढकी हुई चोटियां चमक रही थी और उसमें से छोटे छोटे ग्लेशियर, हिम सरोवर हमसे मिलने के लिए नीचे की तरफ रेंग रहे थे। इनको देख देख के बहुत डर भी लग रहा था। ठंडी और कटीली भी थी ये, लेकिन दिन में धूप निकलती थी और हवा साफ सुथरी रहती थी। ये वहाँ के बारे में सब कुछ बता रहे हैं। फिर अचानक क्या हुआ, इनको इस यात्रा में दिल को कपा देने वाला एक बहुत ही बड़ा अनुभव हुआ। मतलब अनुभव इनको बहुत सारे हुए। इनने कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं इस चैप्टर में। जोजिला घाटी से ये आगे बढ़ते गए। किसी ने इनको कह दिया था कि आप जहाँ से चल रहे हैं तो आगे आप थोड़ी ही आगे जाएंगे, 8 मील करीब दूर क्या है? अमरनाथ की गुफा है। तो ये और डर गए सुन के कि अब अमरनाथ की गुफा में पहुँचने वाले हैं। यह ठीक था, बीच में हिम से बुरी तरह ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ था, जिसे पार करना बहुत ही कठिन था। लेकिन उससे क्या, 8 मील होता ही क्या है। इन लोगों को बहुत जोश भी आ गया कि अरे वाह, अब तो हम अमरनाथ की गुफा में पहुंच ही जाएंगे। ये लोग क्या करते थे, रस्सियों की साकल एक दूसरे से बांध लेते थे। रस्सियों को, साकल मतलब साकर जैसी रहती थी, तो एक रस्सी से दूसरी रस्सी बन जाती थी। कई बर्फीली नदियों को ये पार करते हुए गए। बड़ी मुश्किल से ये आगे पहुंचते जा रहे थे। अब इनको लग रहा था कि बस आगे थोड़ी ही दूर पे अमरनाथ की गुफा है। कदम से कदम बढ़ाते हुए चलते जा रहे थे। फिर क्या हुआ, इन्होंने देखा कि यह दृश्य भी बहुत सुंदर लग रहा था। चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई पर्वत चोटियां थी, मान्य देवताओं का जैसे मुकुट हो, अर्धचंद्र हो। परंतु ताजा बर्फ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया था। कोहरा आ जाता था तो ये आता जाता रह रहा था, ठीक है। फिर इनको क्या हुआ, लेकिन इनको 15-16 हजार फुट की ऊंचाई पर जरूर रहे होंगे, क्योंकि अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचे थे। अब हमें इस हिम सरोवर को, जो संभवतः आधा मील लंबा होगा, इनको ये लग रहा था कि अब तो कम से कम आधा मील बचा होगा, पार करके दूसरी तरफ गुफा में जाना था। लेकिन क्या हुआ, हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई खत्म होने से हमारी मुश्किलें भी खत्म होंगी। इसीलिए बहुत थके होने पर भी, मतलब ये थक भी गए थे, लेकिन ये थकने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए यात्रा कर यह मंजिल भी तय करनी शुरू की। मतलब थके होने के बाद भी ये हंसते रहे कि बस अब हम पहुंचने वाले हैं। इसमें बड़ा धोखा था, क्योंकि दरारें बहुत सी थीं। ताजा बर्फ गिरने वाली बर्फ खतरनाक दरारों को ढक देता था। इस नई बर्फ ने मेरा करीब करीब खात्मा कर दिया होता। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था, अचानक से इनके साथ एक बहुत गंभीर घटना हो गई। कैसी कि इनने ज्यों ही उसके ऊपर पैर रखा
तो वह बर्फ नीचे खिसक गई और धम्म से मुंह बाए हुए बड़ी दरार में ये जो मतलब जवाहरलाल नेहरू जी गिर गए। यह दरार बहुत ही बड़ी थी, कोई चीज उसमें बिल्कुल नीचे पहुंचकर हजारों वर्ष बाद तक भूगर्भ शास्त्रियों की खोज के लिए इत्मीनान के साथ सुरक्षित रह सकती थी। लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी। इनके साथ क्या अच्छा हो गया कि इनने रस्सी को हाथ से नहीं छोड़ा। यदि इनके हाथ से रस्सी छूट जाती तो आप इमेजिन कर रहे होंगे ना, जो भी मैं बता रही हूँ कि दरार से ये वहां से नीचे गिर जाते। लेकिन मैं दरार की बाजू को पकड़ा रहा। ये क्या किए, बाजू को पकड़े रहे और धीरे धीरे ऊपर इनके दोस्तों ने, इनके चचेरे भाई ने उनको खींचा रस्सी से और ये बच गए। इस घटना से हम लोगों के होश ढीले हो गए, क्योंकि ये बिल्कुल गिर ही जाते ना, तो इन लोग बहुत डर गए थे। फिर भी हम लोग चलते गए। इस घटना के बाद भी ये चलते गए, लेकिन दरारों की तादाद और चौड़ाई आगे जाकर और बढ़ गई, मतलब इससे भी ज़्यादा हो गई थी। इनमें से कुछ को पार करने का कोई साधन भी हमारे पास नहीं था। इसीलिए अंत में हम थके मांदे हताश लौट आए। मतलब ये लोग बहुत थक गए थे और जब दरारें बढ़ती ही जा रही थी तो ये थक भी गए थे और हताश होकर कि परेशान होकर ये लौट आए। और इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी रह गई। अनदेखी रह गई मतलब ये लोग नहीं देख पाए। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की एक घटना है। हिमालय के समय जब ये गए थे, हिमालय जा रहे थे, तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई थी। इसमें से इन्होंने कुछ हमारे साथ पत्र के माध्यम से इसमें शेयर की हैं। तो शब्दों के अर्थ। हफ्ता, हफ्ता किसको कहते हैं? सप्ताह को कहते हैं। सप्ताह को आपने सुना होगा ना, बहुत लोग हफ्ता भी कहते हैं। ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होता है? चैप्टर के बीच में ग्लेशियर शब्द आया है। ग्लेशियर का मीनिंग होता है हिमखंड या हिमनाद। दरअसल, दरअसल क्या होता है? वस्तुतः। प्रकृति, प्रकृति का मीनिंग होता है कुदरत या स्वभाव। तजुर्बा, तजुर्बा क्या होता है? एक्सपीरियंस, अनुभव। दरार, दरार का मीनिंग होता है दबाव पड़ने पर दोनों तरफ से आधार का फटना और बीच में खाली स्थान होना, ये क्या होता है? दरार होता है। हताश, हताश मतलब बहुत परेशान, निराश, जिसकी आशा हत हो गई हो। मतलब जो कोई होप है, किसी की कोई इच्छा है, आशा है और वो ख़त्म हो गई है, तो वो निराश हो गया है, वो हताश कहलाता है। निर्जन का अर्थ होता है सुनसान। भ्रम, भ्रम का मीनिंग होता है संदेह, जब डाउट होता है, संदेह। सूनापन मतलब खाली या वीरानगी। सफ़र का मीनिंग होता है यात्रा। नदारत का अर्थ होता है गायब होना। नदारत होना अर्थात गायब होना। खात्मा होना, समाप्त होना। इत्मीनान होना यानी निश्चिंत होना। तादाद का अर्थ होता है संख्या। तह का मीनिंग होता है, तह मीन्स परत। और तंबू क्या कहलाता है? कपड़ों से बना हुआ घर तंबू कहलाता है। प्रश्नों के उत्तर। मौखिक प्रश्न। इस यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? इस यात्रा वृत्तांत के लेखक का यहाँ पे हमको नाम लिखना है, तो इस आप उत्तर में लिखेंगे इस यात्रा वृत्तांत के लेखक जवाहरलाल नेहरू जी हैं। प्रश्न दूसरा। मटायन कितनी ऊंचाई पर स्थित था? तो इसमें हम लिखेंगे कि मटायन 11,500 फुट ऊंचाई पर था। कितना? 11,500 फुट। प्रश्न तीसरा। जोजिला घाटी से लेखक को क्या दिखाई दे रहा था? अब इसमें हमको बताना है, जो घाटी थी ना जोजिला, वहाँ से लेखक को क्या दिख रहा था? तो जोजिला घाटी से लेखक को एक तरफ नीचे की ओर पहाड़ों की घनी हरियाली और दूसरी तरफ रूखी कड़ी चट्टानें दिख रही थीं। तो जोजिला घाटी से हमको बताना है, तो दोनों तरफ का बता दिया है कि एक और वो देख रहे थे तो पहाड़ों की घनी घनी हरियाली, मतलब वहाँ पे पहाड़ों पे अच्छी हरियाली थी, पेड़ पौधे छोटे छोटे लगे थे
और दूसरी ओर क्या था, रूखी कड़ी कड़ी चट्टानें दिख रही थीं। प्रश्न चौथा, आपको यह वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत कैसा लगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब अपने मन से बताएंगे कि आपने ये जो पढ़ा, आपने समझा, चैप्टर सुना और ये जो पूरी यात्रा वृत्तांत है तो वो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, कैसी लगी, इसका आंसर आपको खुद देना है। प्रश्न दूसरा, चीज़ों की दूरी के बारे में क्या भ्रम हो जाता था और क्यों? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, चीज़ें जितनी दूर दिखती थीं वास्तव में वे उससे कहीं अधिक दूर थी। ऐसा होता है ना कि हमको कोई चीज़ दिख रही है तो वहाँ पे यही होता था कि हमको देखने में वो दूर लग रही है लेकिन वो रियल में उससे भी और दूर होती थी। यह भ्रम क्यों होता था? हवा की स्वच्छता के कारण ऐसा भ्रम होता था। प्रश्न तीसरा, लेखक को एक ऐसा अनुभव हुआ जो दिल कपा देने वाला था, वह कौन सा अनुभव था? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि लेखक एक बड़ी दरार में गिरते गिरते बचे थे। यही अनुभव दिल को कपा देने वाला था। चैप्टर में हमने पढ़ा है ना कि एक बड़ी दरार आ गई थी, उसमें वो गिरते गिरते बचे थे, तो जब उनको ये याद आता है तो उनका दिल कांप जाता है। प्रश्न चौथा, अमरनाथ की गुफा अनदेखी क्यों रह गई? इसके उत्तर में हम लिखेंगे, अमरनाथ की गुफा अनदेखी रह गई क्योंकि बर्फ में पैर धंसने के घटना स्थल से ही वे वापस लौट आए थे। वे भय के कारण आगे गए ही नहीं थे, इसलिए वो अमरनाथ की यात्रा अनदेखी हो गई। क्योंकि जब उनके बर्फ़ में पैर धंसने लगे थे तो जब उनके धंसने लगे तो वो इतना ज़्यादा डर गए थे कि उन्होंने आगे जाना कैंसिल कर दिया और डर के कारण वे वहीं से वापस लौट आए। प्रश्न तीसरा, इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करो। तो इसका फर्स्ट है, छोटे छोटे ग्लेशियर हिम सरोवर हमसे मिलने के लिए नीचे की तरफ रेंग रहे थे। इसका अर्थ बताना है कि इसका क्या अर्थ होता है। इससे ये समझ में आता है कि जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो धीरे धीरे पहाड़ों से नीचे की ओर आ रहे थे। दूसरा, धीरे धीरे सूनापन बढ़ता गया, पेड़ों और वनस्पतियों तक ने हमारा साथ छोड़ दिया। इसका क्या अर्थ होता है कि जैसे जैसे लेखक ऊपर जाते गए आबादी और पेड़ पौधे पीछे छूट गए। अब वहाँ निर्जन स्थान था, निर्जन मतलब एकांत, वहाँ कुछ भी नहीं था और केवल चट्टानें, बर्फ और पहाड़ ही रह गए थे। तीसरा, जोश खूब था और तजुर्बा नदारत। तो इससे क्या आशय स्पष्ट होता है कि केवल कुछ कर गुजरने का जोश और उत्साह था किंतु अनुभव ना था। मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं था उनको, बस वो ये सोच रहे थे कि कुछ कर गुजरना है, इस चीज़ का उनमें जोश भी था, उत्साह भी था, लेकिन अनुभव कुछ भी नहीं था। बहुविकल्पी प्रश्न MCQs। सही बात पर हमको सही का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मटायन से अमरनाथ गुफा की क्या दूरी थी? 7 मील थी, 9 मील थी या 8 मील थी? तो मटायन से अमरनाथ गुफा की दूरी 8 मील की थी। दूसरा, रास्ता दिखाने के लिए साथ में कौन था? रास्ता दिखाने के लिए साथ में मित्र था या गडेड़िया था या कोई भी नहीं था? तो रास्ता दिखाने के लिए साथ में गडेड़िया था। तीसरा, लेखक किसमें गिरते गिरते बचा? गहरी दरार में, खाई में या पहाड़ी ढलानों में? तो लेखक गहरी दरार में गिरते गिरते बचा। भाषा बोध। नीचे दिए गए विशेषण शब्दों के लिए उपयुक्त विशेष शब्द लिखना है हमको। तो जो ये विशेषण दिए हैं, जो विशेषता बताते हैं, उनके लिए हमको ये जो ऊपर दिए हुए हैं उनमें से विशेष लिखना है। जैसे लंबा,
तो लंबा क्या होगा? दृश्य, नदी, दरार, आवाज या रास्ता। तो लंबा क्या होगा? लंबा रास्ता। फिर प्राकृतिक, प्राकृतिक क्या होगा? प्राकृतिक दृश्य। मधुर, मधुर क्या होती है? मधुर आवाज। खतरनाक, खतरनाक क्या है? खतरनाक दरार है। और बर्फीली, बर्फीली क्या है? बर्फीली नदी है। प्रश्न दूसरा, उदाहरण देखकर वाक्यों को बदलो। तो उदाहरण एक दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझिए। हिम से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ था जिसे पार करना था। तो इसको कैसे चेंज किया है? हिम से ढके हुए एक बड़े पहाड़ को पार करना था, इसको एक बना दिया हमने। ऐसे ही हमको बाकी के भी करने हैं। तो सेकंड है, एक छोटा सा काम है जिसे आपको कर देना है। तो इसको हम कैसा कर देंगे? एक छोटा सा काम आपको करना है। नेक्स्ट है, एक नया छात्र है, कॉमा, ये कॉमा सब अलग हो जाते हैं, जिसकी मेधा शक्ति की जांच करनी है। तो इसको हम कर देंगे, एक नए छात्र की मेधा शक्ति की जांच करनी है। थर्ड है, वहाँ खाली घड़ा पड़ा है, उसे भर दो। तो इसका क्या हो जाएगा? वहाँ खाली पड़े घड़े को भर दो। फोर्थ है, पुराना मकान था जिसे नया किया गया है। इसका आ जाएगा, पुराने मकान को नया किया गया है। प्रश्न तीसरा, वाक्य में प्रयोग करना है। चंपत होना, चोर सारा माल लेकर चंपत हो गया, मतलब चोर पूरा माल लेकर भाग गया। साथ छोड़ना, उसके रूखे स्वभाव के कारण धीरे धीरे सबने उसका साथ छोड़ दिया। मतलब कोई ऐसा है कि अच्छे नेचर का नहीं है, तो धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, यदि वो किसी से बात नहीं करता, अलग अलग रहता है, तो उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं है, रूखा सा है, तो फिर धीरे धीरे लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। इत्मीनान होना, इसके आप और दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। इत्मीनान होना, तुम यह काम कर सकते हो, मुझे इत्मीनान हो गया है, मतलब मैं समझ गया हूँ कि तुम ये काम कर सकते हो। होश ढीले होना, वह छत से गिरते गिरते बचा, इस घटना से उसके होश ढीले हो गए। मतलब यदि छत से गिरते गिरते बच गया तो वो इतना ज़्यादा घबरा गया, तो उसको हम कह सकते हैं कि उसके होश ढीले हो गए। आँखों से ओझल, देखते ही देखते हवाई जहाज आँखों से ओझल हो गया। आँखों से ओझल हो गया मतलब हम देख ही रहे थे, कब वो गायब हो गया हमको पता भी नहीं चला। अर्थात देखते ही देखते हवाई जहाज आँखों से। बहुविकल्पी प्रश्न, MCQs। वाक्यों में आए रंगीन शब्दों के सही लिंग पर सही का चिन्ह लगाना है। रंगीन जो है रेड कलर के दिख रहे हैं ना, उनका हमको लिंग बताना है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। घूमने का यह मेरा पहला अनुभव था, पहला क्या होगा? पुल्लिंग। दूसरी तरफ रूखी कड़ी चट्टान थी, चट्टान क्या होगा? स्त्रीलिंग। दूरी के बारे में भ्रम हो जाता था, यहाँ पर क्या होगा? पुल्लिंग। सुनसान स्थानों में मुझे अजीब संतोष मिला, यहाँ पर भी पुल्लिंग होगा। जोश खूब था, जोश खूब था, इसमें कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग। हमारी मुश्किलें बढ़ती गईं, मुश्किलें इसमें स्त्रीलिंग हो जाएगा। बर्फ़ पड़ने लगी, इसमें पुल्लिंग हो जाएगा, बर्फ़ पड़ने लगी अर्थात पुल्लिंग।